सो उसकी वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं अभी। चलिए, ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे, आराम से बैक स्ट्रेट, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। मन शांत, शरीर शिथिल, श्वसन संत। मन को निर्विचार रखते हुए पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे प्रार्थना। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल दें। सो वेलकम ऑल। आज का भी जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन डाइट। तो हमारे पार्ट 2 है, और पार्ट 1 में बेसिकली हमने एक इसे कहेंगे कि एक बेसिक कंसेप्ट कुछ समझे थे, जिसमें हमने ओवरऑल देखा था कि डाइट का पर्सपेक्टिव क्या है, चार उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे क्या होने चाहिए, ताकि हम जब भी सिलेक्शन ऑफ फूड करें तो वो चार बातों को हम ध्यान में रख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा जो हेल्थ हम एक्सपीरियंस करना चाहेंगे वो हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद काफी सारे उसके अलग अलग पैरामीटर्स का, ऑयल फ्राइड हो, ऑयल के बॉइल्ड हो, और इस तरह के काफी सारे पैरामीटर्स हमने लास्ट सेक्शन में समझा। लास्ट में फाइनली हमने समझा था त्रिगुणात्मक आहार, कि सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, और तामसिक आहार क्या है। तो ये सारी हमारे बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद आज हम थोड़ा सा और डीपर एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, और आज जो हमारा दृष्टिकोण होगा ये होगा साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऑफ डाइट। हालांकि आपके अगले जो लेवल्स है उसमें हम आयुर्वेदा व्यू पॉइंट ऑफ डाइट को भी समझने वाले, लेकिन आज हम पहले जो समझेंगे दैट इज साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऑफ डाइट, कि अकॉर्डिंगली डाइट का सिग्निफिकेंस और काफी सारे कंपोनेंट है। तो आज आपको थोड़ा सा और ध्यान पूर्वक ये सेशन को अटेंड करना होगा। शायद हो सकता है कि थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा हो, क्योंकि काफी सारी बातें हम समझेंगे, और अगर उसको हम स्पीड अप करके जाएंगे तो शायद कुछ कंसेप्ट अनक्लियर रह जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रायोरिटी होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे गए तो भी ठीक है। आई होप यू ऑल एग्री दिस, राइट? सो जब हम साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऑफ डाइट की बात करते हैं तो देर आर वेराइटी ऑफ फूड्स, राइट, मे बी अवेलेबल। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, द बेसिक जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो 6 होते हैं। तो देर आर 6 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसको आज हम समझने वाले हैं, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन 6 को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, एंड वाटर जो है उसमें वो ऐड है। तो इस तरह के ये 6 कंपोनेंट आज हम समझने वाले हैं। मेजरली आप सबको पता होता है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन। सो इन मॉडर्न डाइटिक्स, जब हम मॉडर्न डाइटिक्स की बात करते हैं, फूड इज ऑफन प्लान अकॉर्डिंग टू द बॉडीज एनर्जी नीड। तो जब भी आप अगर किसी डाइटिशियन के पास जाते हो तो हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंगली हमें एक डाइट चार्ट बनाना होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद कैलोरीज मेजर किए जाते हैं, और फिर डाइट प्लान बनाया जाता है, राइट? So this approach help ensure that individual consumes the right amount of energy required for maintaining health, supporting daily activities and preventing nutritional balance. तो ये बराबर होना चाहिए क्या क्या, कि हेल्थ मेंटेन रहे,
डेली एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बनता रहे, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो भी होते रहे। तो इस तरह का ही है। अब जब कैलोरीज की हम बात करते हैं तो कैलोरीज का मतलब क्या होता है? सो कैलोरीज आर यूनिट ऑफ एनर्जी that the body gets from food and uses to perform all the functions such as breathing, digestion and physical activity। जो भी ये सांस लेने की प्रक्रिया हुई, डाइजेशन इंटरनल प्रोसेस है, फिजिकल एक्टिविटीज है, इन सब में जो एनर्जी होता है वो काउंट किया जाता है कैलोरी के माध्यम से। सो द कंसेप्ट ऑफ कैलोरीज इज द सेंट्रल टू न्यूट्रिशनल बिकॉज मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन कैलोरी कंज्यूम्ड एंड कैलोरी यूज्ड। क्या होता है देखिए, कैलोरी कंज्यूम्ड एंड कैलोरी यूज्ड, ये कैलकुलेट जब हम बराबर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरी जरूरत कितनी थी कैलोरीज की और मैंने गेन कितने किए, और दूसरा क्या हुआ, मैंने वो यूज कितने किए। राइट? सो कंज्यूम्ड एंड यूज्ड में अगर मान लीजिए कि कंजम्पशन ज्यादा है और यूजेज कम है तो क्या होगा? हाई कैलोरीज, एंड वो डिपॉजिट होता है एंड वेट गेन होने की शुरुआत हो जाती है। और यहां पे लोग क्या करते हैं पता है? कंज्यूम करने पे ध्यान नहीं देते, बर्न करने पे ध्यान देते हैं। कैलोरी बर्न करना है, कैलोरी बर्न करना है, हम कितनी भी बर्न करेंगे लेकिन गेन होना अगर एक्सेस है तो ये तो एक्सेस मेहनत हो गई। यहाँ पे गेन करो, यहाँ पे बर्न करो। तो ये बैलेंस समझना, ये सारी चीजें बेसिकली हम जब साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऑफ डाइट या मॉडर्न डाइटिक्स की अगर बात करेंगे तो ये है। तो आज हालांकि हम बहुत कुछ ही कैलोरीज को डिटेल में नहीं समझेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स में वेरी, बिकॉज ये वेरी होता है। वो उसकी फैक्टर्स होते हैं कि आपका एज कितना है, जेंडर क्या है, बॉडी साइज ओवरऑल क्या है, मेजरमेंट्स देखे जाते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, कि दिन भर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली नीड ऑफ द एनर्जी चेंज होता है। राइट? सो एडल्ट एडल्ट मेल है तो अलग होगा, चाइल्ड है तो अलग होगा, फीमेल है तो अलग होगा, तो इस तरह से ये अलग अलग होता है। बट जनरली अगर हम देखा जाए, फॉर मेन अगर मेल्स है तो 2200 टू 2800 किलो कैलोरीज इज द रिक्वायरमेंट इन अ डे, पर डे। उसी तरह से अगर हम वुमेन्स की बात करें, महिलाओं की बात करेंगे तो 1800 से 2200 किलो कैलोरीज पर डे। और वो माइन्यूटली हम देखेंगे तो एग्जैक्टली भी देखा जाता है कि कितना क्या, अच्छा जनरल कैलकुलेशन। ठीक है? तो ये एक छोटा सा बेसिक था आपके लिए कि ये इस तरह का ये एक व्यू पॉइंट होता है। पर आज हमें जो मेन फोकस करना है दैट इज बेसिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हम देखेंगे, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो आई होप आपने कार्बोहाइड्रेट्स तो सुना ही होगा। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है? जैसे राइस, व्हीट, हाँ, यानी कि ज्वार। सारे के सारे ग्रेन्स। हाँ, ग्रेन्स हो गए है ना, अनाज। उसमें गेहूं आ गया, इवन पोटैटोज, बटाटे है, गुड़ है, खजूर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे मतलब इंग्रेडिएंट्स है, फूड इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन ये क्या है, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर योर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ बेसिकली एनर्जी। तो आप अब इसको वो जो चार चीजें हमने समझी ना, उससे भी आप धीरे धीरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि हम जब एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी का सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, दे हेल्प फ्यूल अवर ब्रेन, किडनीज, हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसलिए हम खाने में अनाज होता है और उससे एनर्जी मिलती है। तो डाइटरी एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो दे सजेस्ट, अब इसका परसेंटेज होता है एंड दैट इज 45 to 65%, डिपेंड ऑन योर एज, डिपेंड ऑन योर हेल्थ, डिपेंड ऑन द डेली एक्टिविटीज। यानी कि 45 to 65% कैसा है, मान लीजिए कि अगर 2000 किलो कैलोरी का रिक्वायरमेंट है तो वो उसमें से 45 to 65 किलो कैलोरीज किस में से आने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स में से। ध्यान में आया? राइट? अगर हम 1000 किलो कैलोरी का इजी समझने के लिए एग्जांपल लेंगे तो 1000 किलो कैलोरी में से 450 किलो कैलोरीज एनर्जी कहां से आता है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब आप सोचिए 1 किलो कैलोरी
मतलब 1 किलो मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट लेने से कितने कैलोरीज मिलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम अगर आप अनाज लेते हो तो उसमें कितने किलो कैलोरीज हो गए? 4 किलो कैलोरीज। अब अगर हम मान के चलते कि 2000 किलो कैलोरीज है, उसमें से हमें 45%, चलो 50% पकड़ते हैं, 1000 किलो कैलोरीज के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आना चाहिए। ओके। अब 4 किलो कैलोरीज कितने में से आ रहे हैं? 1 ग्राम में से। तो इस तरह से यू कैन, एक थंब रूल है, कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड यू कैन प्लान योर डाइट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ध्यान में आया? पर क्या ये कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? तो इसका क्लासिफिकेशन होता है। देर आर 4 टाइप्स बेसिकली, क्लासिफिकेशन है उसके, राइट? सो दैट इज मोनोसैकर होता है, दैट इज डाई, ऑली एंड पॉली, ऐसे 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो हालांकि उसमें डिटेल में नहीं, पर लेकिन हमें इतना बेसिक पता हो कि उसमें भी डिफरेंस है। जैसे कि मोनो की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज होता है। फिर ये बहुत माइन्यूट है, अगर पूरा न्यूट्रिशन डाइटेशन पढ़ने जाएंगे तो और इसको माइन्यूट लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये क्यों किया जाता है? ताकि कार्बोहाइड्रेट किस सोर्स का हमें लेना चाहिए। हमें ग्रेन्स पता चल गया, लेकिन किस ग्रेन में, जैसे कि फ्रूट्स में, तो वहां पे फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज मटर होंगे। इस तरह से हम किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट को तो क्या सर पता आवाज होना नहीं आ रहा। सर आवाज। है। आएगा आएगा। अब ये आ रहा है। हाँ, वो यहाँ पे भी हैंग हो गया था। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब एंड जैसे मैंने आपको कहा, दिस वेरीज। अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है तो 60 to 65% तक भी हम कार्बोहाइड्रेट सजेस्ट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। अब उसी तरह से नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? दैट इज फैट्स। अब फैट रिच फूड अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे ऑयल्स हैं, कोकोनट है, कैश्यू नट्स है, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स में से भी काफी सारी, ये ग्राउंड नट्स है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे क्या है? फैट्स। अब फैट्स जो है, द बॉडी यूजेस फैट्स एज अ फ्यूल सोर्स, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। ओके। बट इसके एनर्जी के साथ और अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, जो भी आज हम थोड़ा बहुत समझेंगे। और जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझा, उसी तरह से ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरीज है? 9। कार्बोहाइड्रेट कितना था? 4। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे आप तो 4 किलो कैलोरी मिलता है, और सेम अमाउंट अगर हमने क्वांटिटी में फैट लिया तो कैलोरी डबल। तो इससे अभी हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आपने फैट का कोई चीज, एक बाउल, एक वाटी लिया और एक वाटी कार्बोहाइड्रेट लिया, तो कैलोरीज आपके 50% हो जाते हैं, पेट भर गया दोनों से। पर यहां कैलोरी कंजम्पशन डबल हो गया ड्यू टू फैट। तो इसलिए आगे जाकर वो अच्छा एक प्रॉपर डाइट जब हमें डिजाइन करना होता है तो दीज थिंग्स कैन हेल्प यू कि कैसे उसको हमें करने का, ताकि पेट भी भर जाए और कैलोरीज जो है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा गेन भी ना हो। ओके। अब फंक्शंस क्या है फैट्स के? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग जैसे आपको बताया कि दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। और दूसरा होता है, आपने देखा होगा, फैट यानी कि मास, हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, सो दैट कीप्स द बॉडी वार्म। तो शरीर का एक जो टेम्परेचर मेंटेन करना भी फैट का काम है। अब किसी किसी का अगर फैट डिफिशियंसी होगा तो आप देखेंगे तो उनको ठंडी भी जल्दी लगने लगता है और गर्मी भी जल्दी लगेगा, बिकॉज वो ड्यू टू द फैट डिफिशियंसी। अब फैट्स का और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक प्रोटेक्शन जो लेयर्स होता है, वो भी फैट से ही बनता है, इसलिए फैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट।
अच्छा, और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखिए, एक एक कंपोनेंट के कितना इंपॉर्टेंस है, ये जब पता चलता है तो अकॉर्डिंगली हमारे डाइट में काफी सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। दिस हेल्प्स, फैट हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स। यानी कि अगर फैट डिफिशिएंसी है तो विटामिन ए हम ले भी रहे हैं तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना डिफिकल्ट होता है। सो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी वी रिक्वायर फैट्स। यानी क्या होगा, अगर फैट डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि विटामिन ए ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और आईसाइट का दिक्कत हो रहा है, राइट। द नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट हेल्प बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं उसमें से, दिस हेल्प्स सर्टेन हॉर्मोन्स ताकि हमारे पूरी वर्किंग जो है शरीर के प्रॉपरली चलते रहे। फैट्स में और एक उसका गुण होता है, दैट सर्व्स एज अ स्टोरेज सब्सटेंस। जितना भी एक्सेस होता है वो कन्वर्ट होकर स्टोर होता है। और वो स्टोर होने का रीजन है कि जब कभी ऐसा हो कि आपको एनर्जी की जरूरत है और हमने तभी खाना खाया नहीं है या वॉट एवर एक्सेस जब जरूरत हो तो वो यूटिलाइज हो पाए। पर आजकल ज्यादातर वो होता नहीं है, वो डिपॉजिट बढ़ते रहता है और वेट गेन होते रहता है। ओके। अब ये तो हमने समझे फैट्स के फंक्शंस। अगर ये एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैट हो जाता तो क्या होगा, यू विल एक्सपीरियंस डिटोरिएट्स, यानी कि डिस्टर्बेंस इन डाइजेशन, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम डिटोरिएट होने लगता है ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट्स। तो बहुत बार जब एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, अच्छा एक्स्ट्रा फैट कहाँ होता है, देखो आजकल आप जितनी भी बाहर चीजें वो सारी फ्राइड है, जितनी भी पैक फूड्स फ्राइड है। और तो और अगर नॉर्मल सैंडविच भी आज अगर आप लेने जाएंगे तो मैंने देखा है, तो वो क्या होता है, पहले तो चीज सैंडविच था, आजकल बोलते डबल चीज सैंडविच। तो ये चीज क्या है, दैट इज फैट। ओके। तो इस वजह से चांसेस ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स जो है लाइकली टू बी ड्यू टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ड्यू टू फैट। अच्छा, मिल्क की अगर हम बात करेंगे तो मिल्क में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क। को पता है, देखो अभी आजकल हम जो मिल्क लेते हैं, एक तो पैकेट्स में आता है, दूसरा हम तबेले से जो दूध आता है वो लेते हैं, फिर उसमें काउ मिल्क होता है, बफेलो मिल्क होता है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क। तो इसमें रेंज अलग अलग होता है। तो उसका 4% टू 9% फैट परसेंटेज होता है मिल्क में। तो हम जिसको कहते हैं स्पेशल दूध, तो 9% फैट। बफेलो मिल्क मोर ऑफ फैट्स, काउ मिल्क लो ऑफ फैट्स। इसलिए ज्यादातर बोला जाता है कि प्रेफरेबल इज काउ मिल्क। अब हम जब वेट लॉस के हमारे बैचेस होते हैं और फिर भी किसी को मिल्क सजेस्ट करना होता है, क्योंकि मिल्क के बाकी मान लीजिए कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसकी रिक्वायरमेंट है लेकिन फैट की नहीं है, तो वहां पे हमें अलग टाइप के मिल्क सजेस्ट करने होते हैं जहां पे वो जीरो फैट मिल्क होते हैं, राइट। बट जनरली मिल्क का जो फैट कंटेंट कितना है, दैट इज 4 to 9%। और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है तो उसमें तो 30 to 40% फैट्स होता है, राइट। तो ये सेकेंड कंपोनेंट क्लियर। नाउ थर्ड कंपोनेंट है और इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन रिच रिच फूड्स कौन से, तो सारे पल्सेस, जितनी भी दालें हैं और कडधान्य हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन्स है। काफी ड्राई फ्रूट्स भी उसमें आ जाते हैं। अब हालांकि देखिए, प्रोटीन्स एक्चुअली जो है वो बनते अमाइनो एसिड्स से, एंड देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स दैट हेल्प्स फॉर्म द thousands ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स इन योर बॉडी। मतलब अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं, और अराउंड 20 अमाइनो एसिड से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। हमारे जो नाखून हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं, बाल है प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए बालों की समस्या है तो प्रोटीन्स पे पहले ध्यान देना होता है कि कहीं प्रोटीन डिफिशियंसी तो नहीं हो रहा है, राइट। सो मोस्टली ऑफ प्रोटीन, सो योर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। तो बिल्ड करना, इसलिए देखो बढ़ता हुआ बच्चा है, ग्रोइंग एज, तो वहां पे प्रोटीन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके। एंड रिपेयर यानी कि हर दिन जो है टिश्यूज जो है वो उनका वियर एंड टियर होते रहता है, और जितना वियर एंड टियर में रिपेयर स्ट्रांग होगा उतना हम बीमार कम पड़ते हैं।
सो यू ऑल्सो यूज प्रोटीन टू मेक एंजाइम्स, प्रोटीन से एंजाइम्स भी बनते हैं, हॉर्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स। सो प्रोटीन को आप एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं बोन्स के लिए भी, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की हम बात करेंगे तो हमें सारे रेडीमेड प्रोटीन ज्यादा ध्यान में आते हैं, तो कौन सा पाउडर लेना है, कौन सा क्या लेना है, पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, दो उसका एक्चुअल नेचुरल सोर्सेस है, करदाने और दालें। तो हम बहुत बार आप देखेंगे तो खाने में आगे जाके हम वो भी डिस्कस करेंगे, दाल बहुत कम होता है, चावल ही ज्यादा दिखेंगे। आप देखिए, रोटी ही ज्यादा दिखेगा, बिकॉज हमारे कंसेप्ट में क्या है, खाना एनर्जी के लिए हम खाते हैं, तो बराबर है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट हाई हो गया हमारे डाइट में। प्रोटीन जो है वो एक छोटा सा दाल होगा, सब्जी तो और कम होगा, सैलड तो पता नहीं किधर होगा या तो नहीं भी होगा। तो ऐसे हमारा डाइट है, उसको भी आगे हम समझने वाले हैं। तो यहां तक ध्यान में आया। अब इसमें ना और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो अमाइनो एसिड्स की मैंने आपको बात की, दीज आर कॉल्ड, फ्यू आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और फ्यू आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। तो अब ये क्या है, दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल का मतलब होता है कि कैन नॉट मेड बाय द बॉडी इन इनफ अमाउंट, सो दे मस्ट बी ऑप्टेन फ्रॉम फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो एसेंशियल क्या है कि वो बाहर से हमारे खाने में आने ही चाहिए, और जो नॉन एसेंशियल है वो एक्चुअली शरीर क्या करता है, अगर हमने बाहर से नहीं भी लिए तो अंदर वो कन्वर्ट करके बना लेता है। देखो कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है, मतलब हमने डाइट में नहीं लिए, फिर भी उसने कन्वर्ट करके बना लिए और उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया। सी हाउ ब्यूटिफुली डिजाइन्ड आवर ओवरऑल ऑर्गन्स एंड हेल्थ इज। So the body can also convert one amino acid into another in the liver through a process called transformation. So in short अगर हम समझेंगे तो essential amino acid जो है must come from diet, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो फिर भी मेड बाय बॉडी। तो हमें वो देखना है कि वो अमाइनो एसिड हमारे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वो आपके पास चार्ट आपको मिल ही जाएगा जिसमें वो सारा दिया हुआ ही है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं एंड नॉन एसेंशियल कौन से हैं। ओके, अब प्रोटीन के फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस अभी हमने जो थोड़ा बहुत हमने अभी समझा, और इम्यूनिटी बूस्टर है वो। अगर हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं या बीमारी से जल्दी बाहर नहीं आ पा रहे तो भी कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन्स को फोकस करना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट डिपेंड कि वो डाइजेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो सब डाइजेस्ट हो पाए। सो ये थोड़ी चीजें कंबाइंड है। प्रोटीन्स फॉर्म एंटीबॉडीज, बिकॉज प्रोटीन क्या करता है, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटेक्ट करता है जो बाहर से इंफेक्शन हुए हैं उससे, या बैक्टीरिया वायरसेस जो है उनसे वो फाइट करता है। तो वो एंटीबॉडीज बनाने का काम प्रोटीन से होता है। तो इन हेल्दी डाइट, अगर जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट समझा उस तरह से जो प्रोटीन है वो अराउंड 15 to 20%, 25% हमारे डाइट में होना आवश्यक है। एंड दिस इज ऑल्सो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, राइट। तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, ये तीन कंपोनेंट जो है वो हमने समझे। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाएंगे, दैट इज विटामिन एंड मिनरल। अब विटामिन एंड मिनरल्स जो है बूस्ट ओवरऑल इम्यून सिस्टम, सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प सेल्स एंड ऑर्गन्स टू डू देयर जॉब। इनका सपोर्टिव रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो हमने मेन फंक्शन समझे उन्हीं के साथ ये सपोर्टिव रोल होता है। तो लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन डाइट कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज वीक बोन्स, फटीग, थकान। बहुत बार हमें देखो थकान लगती है तो हमें लगता है काम ज्यादा है या रेस्ट कम है, तो बहुत बार उसका रीजन होता है विटामिन डिफिशियंसी, और इस वजह से भी बहुत बार हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। और अभी तो जितनी बार बहुत बार जब मैं काउंसलिंग होता है, हम रिपोर्ट्स देखते हैं,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन बी 12 का डिफिशियंसी हमें मिलता है, विटामिन डी 3 का डिफिशियंसी हमें मिलता है। तो देयर आर वेरियस विटामिन डिफिशियंसीज, और वो इग्नोर हो जाते हैं वाइल ट्रीटिंग, एंड वी फेस द प्रॉब्लम। ओके, सो या लगभग देयर आर 13 एसेंशियल विटामिन जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम विटामिन ए कहेंगे, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अच्छा, विटामिन बी 12 का तो फैमिली है, बी विटामिन का, विटामिन बी 12, बी 6, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। इनके साथ आपको एक चार्ट भी हम शेयर करने ही करेंगे, तो आपको वो भी ध्यान में आएगा कि जैसे कि विटामिन ए है, तो वो क्या है, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए है, विजन, आईज एंड हेयर्स के लिए है। उसी तरह से विटामिन डी है तो अगेन बोन्स एंड इम्यूनिटी सिस्टम है। विटामिन ई स्किन, विजन एंड हेयर। विटामिन के जो है वो बोन्स एंड ब्लड। तो ऐसे हर एक, और वो कहाँ से मिलता है, तो सारे आप देखेंगे तो सैलेड एंड वेजिटेबल्स है। विटामिन ए है तो कैरेट है, स्वीट पोटैटो है। तो इस तरह का ये सारा आप वो चार्ट में देख सकते हैं, राइट। अब विटामिन के का एक स्पेशल फीचर, मतलब जो स्पेशल विटामिन के की अगर हम बात करेंगे तो उसका फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग। जब भी देखो गलती से कट हो जाता है तो थोड़ी देर में वो ब्लीडिंग रुक जाता है कि नहीं। जब भी सर्जरीज होते हैं ना, उसके पहले वो चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए कि विटामिन के का या ऐसा कुछ इश्यू है जहां पे ब्लड क्लॉटिंग जितने समय में होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो सर्जरी होल्ड किया जाता है, ताकि वो क्लॉटिंग ही नहीं होगा तो वो रुकेगा कैसा ब्लीडिंग। तो उसके लिए विटामिन इज विटामिन के। सो यू विल फाइंड विटामिन के इन ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ब्रोकोली है, सोयाबीन है, तो ऐसे सारी चीजों में हमें वो मिलता है। और अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स में भी दो मेन ग्रुप्स है, अगर मेजर देखेंगे तो। एक होता है मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो यानी कि जो मेजर मिनरल्स कौन से, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फर, ये मेजर है। और जो माइनर है वो 9 एसेंशियल है। तो उसमें आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, कॉपर, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ऐसे ये 9 है। तो टोटल 16 एसेंशियल मिनरल्स है। तो वो भी आप चार्ट आपके साथ हम शेयर करेंगे, आप उस पर पूरा पढ़ सकते हैं। अब ये सारी चीजें कहां से मिल रही हैं, तो ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सैलेड्स। अब आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये इजीली अवेलेबल भी है, पर बहुत बार हमें इनका इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है तो हम इग्नोर कर लेते हैं। एंड फाइनली हम डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ मल्टीविटामिन लेते हैं जब ये डिफिशियंसी हो जाती है। एंड दैट वी कैन अवॉइड अगर हम धीरे रेगुलरली इनको कहीं ना कहीं हमारे जो डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो। ओके, अब इसके बाद और एक फैक्टर इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज फाइबर। पता है आपको फाइबर? फाइबर बीच में तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था, फेमस हो गया था, हाई फाइबर डाइट। बहुत जगहों पे वो फेमस था। तो फाइबर अगर प्लेन सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्या है पता है, ऐसा देखा जाए तो वो हमारे घर में मान लीजिए कि सब कुछ है, सबके मतलब आपके घर में मतलब सारा कुछ अच्छा है, लेकिन घर में झाड़ू नहीं है तो चलेगा क्या? छोटी सी चीज है, लेकिन वो सभी का वैल्यू उसी से है। तो उसका काम क्या है, क्लीनिंग। तो शरीर में से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत सपोर्टिव रोल होता है फाइबर्स का। तो उसमें भी सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, इस तरह के दो होते हैं। यानी कि सोल्यूबल फाइबर मतलब पानी में डिजोल्व हो जाता है, और इससे हमारा ग्लूकोज भी जो है लेवल्स लोअर होने में सहायता मिलती है, एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम होने में, यानी कि उसको मेंटेन करने में उसका बहुत अच्छा रोल होता है। अगर फाइबर्स बराबर हमारे सोल्यूबल फाइबर्स अगर हमारे डाइट में होंगे तो ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहने में सहायता होगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहने में हेल्पफुल होगा।
और इनसोल्युबल यानी कि जो फूड विथ सोल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो इनसोल्युबल में क्या है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, बट जो बेसिकली कैन हेल्प फूड बेसिकली मूव थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रमोटिंग रेगुलेटरी एंड हेल्पिंग प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। यानी कि जो वो पानी में तो डिजोल्व नहीं होंगे, लेकिन फूड को वो इस तरह से प्रोसेस होता है कि वो सॉफ्टन कर देते हैं ताकि वो इजीली पास हो। अब सोलेबल फाइबर्स, ओट मिल्स आपको पता होगा, नट्स है, बीन्स है, एप्पल्स है, इन सारी चीजों में जहां पे भी रेशेदार पदार्थ है वहां पे यू गेट फाइबर्स। और जो फूड के साथ मैंने आपको कहा, जो फूड को क्या करता है, स्मूथ करता है आगे पास करने के लिए, सारे प्रोसेस को कहीं के भी वो स्टक ना होने के लिए। तो कैरेट्स है, गाजर है, और काकड़ी कुकुम्बर है, टोमेटोज है। इसलिए जब मैंने सैलाड कहा तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो फाइबर्स भी मिल जाते हैं। द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर आर होल ग्रेन्स ऑल्सो। होल ग्रेन अगर हम लेंगे तो भी फाइबर्स है। अब देखिए, हम गेहूं को पिसवाते थे पहले, आजकल तो बहुत रेडीमेड सारे आटे आ गए ना। तो शुरू में भी जब गेहूं को पिसवाने जाते थे तो वहां पे बोला जाता था कि एकदम बारीक पीसना है। तो उसका मतलब क्या है कि वो फाइबर्स कम हो रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री जब हम मैदा लेते हैं तो उसमें तो फाइबर्स ही नहीं है, तो उसके अंदर वो रेशेदार चीज ही नहीं है, तो वो तो पूरा स्टिकी हो गया ना। तो वो पास कैसे होगा और डाइजेशन को स्मूथ कैसे रखेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओट्स अगर आपको पता होंगे, बीन्स है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी, जैसे कि पाइनएप्पल है, मौसम्बी है, इन सब में भी बहुत, इवन लेमन है, इन सब में भी बहुत अच्छा फाइबर की मात्रा होती है। एंड वी कैन ऐड दोज थिंग्स। अब इसका अगर हम देखेंगे फाइबर्स का बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले तो नॉर्मलाइज बाउल मूवमेंट्स, सारी पेट साफ होने की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। 90% से ज्यादा लोगों को ये समस्या है कॉन्स्टिपेशन, और उसी से बाकी की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एंड डाइटरी फाइबर जो है वो इंक्रीजेज द वेट एंड साइज ऑफ द स्टूल्स एंड सॉफ्टन। तो वो स्टूल्स को सॉफ्ट करता है ताकि कहीं पे भी वो स्टक नहीं होकर इजीली पेट साफ हो जाता है। और सिर्फ वो नहीं होने की वजह से, अभी इसलिए तो देखो बहुत बार बाहर खाने की अगर आदत है, मैदा मैदा ही चीजें हैं, तो इतना मतलब ऐसे ऐसे लोगों के काउंसलिंग हुए कि भाई 3 दिन हो गए, 4 4 दिन हो गए, पेट साफ ही नहीं हो रहा है। तो कैसे मतलब हर ऑर्गन पे आगे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होना ही है, और वो दिन भर इंसान डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने आपको कहा, उसको एक लेवल पे मेंटेन करने का काम है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, एंड ओवरऑल हेल्थ एंड बेसिकली वेट को भी बैलेंस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है फाइबर्स का। ठीक है, यहां तक ध्यान में आया आप सभी को, द रोल ऑफ फाइबर ऑल्सो। तो अभी तक आपने क्या क्या समझा? कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स सोर्स ऑफ फैट्स। एनर्जी प्लस एडिशनल उसके फंक्शंस हमने देखे। एंड थर्ड, यस। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। प्रोटीन। प्रोटीन में एसेंशियल कितने नॉट। अमीनो एसिड्स? 20। 20। 20। 20 में भी उसको मैं बाइफरकेट किया, एसेंशियल एंड बहुत सारे। नॉन नॉन एसेंशियल। नॉन नॉन एसेंशियल। एसेंशियल। हाँ, फिर उसके बाद विटामिन एंड देन विटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल्स, यस। राइट। अब ओवरऑल अगर हम देखेंगे, डाइट जो है कैलोरीज के अकॉर्डिंगली राउंड अबाउट 20% फैट, राइट, 30% प्रोटीन, 50% कार्ब, ऐसा भी एक रेशियो हम रख सकते हैं। ओके। हम खाने में एक थाली देखिए आप रहता है पूरा, तो उस थाली में क्या क्या होता है? सब्जी होता है, दाल होता है, रोटी होता है या भाकरी होता है, और राइस होता है। तो आप प्रोपोर्शन देखिए, ज्यादा क्वांटिटी में क्या दिखता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ज्यादा क्वांटिटी में राइस, कार्बोहाइड्रेट दिखेंगे हम्म। भरा हुआ। उसके बाद कब क्या दिखेगा आपको? प्रोटीन, हम्म। मतलब दाल। फिर हम्म। थर्ड क्वांटिटी कम किसका होगा? विटामिन मिनरल, सब्जी। ओके। और उससे भी कम फाइबर्स यानी कि सैलड होंगे, तो कोशिम्बीर वगैरह एकदम थोड़ा सा। ऐसा हमारा भी डाइट का प्रोपोर्शन है। तो अभी कुछ दिन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, इसको रिवर्स करिए।
कि कम क्या चल रहा है, फाइबर्स, फाइबर्स बढ़ा दीजिए, सैलेड। ओके। और प्रोटीन का अगर हमें बहुत बड़ी डिफिशियंसीज है तो दाल 1 वाटी की जगह 2 वाटी, राइस भाकरी थोड़ा थोड़ा सा कम, थोड़ा प्रोपोर्शन बदल दीजिए एंड सी द डिफरेंस। कि हम 3 रोटी 2 रोटी ले रहे थे तो 1.5 रोटी पे आ गए, और अगर चावल हम 1.5 वाटी ले रहे थे तो 1 वाटी पे आ गए। और यहाँ पे हमने क्या किया, पेट खाली नहीं रखा, हमने सब्जी को बढ़ा दिया। सब्जी अगर 1 वाटी ले रहे थे तो 1.5 वाटी कर दिया, दाल 1 वाटी था तो उसको 1.5 वाटी कर दिया, और सैलड था ही नहीं तो उसको ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली आपका पेट तो उतना ही भरेगा जितना अभी भर रहा है। इसे कहते हैं बिना उपवास किए भी आप, बिना खाना कम किए भी अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें वेट कम होना है, बढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन के लिए ये सारा प्रोपोर्शन, राइट। अब सैलेड की लिए एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा। आप जब सैलेड हम कैसे खाते हैं, हम क्या करते हैं, खाना सब साथ में लेते हैं, है ना, थोड़ा सा खाना लिया, फिर एक काकड़ी खा लिया, और इधर से कुछ और खा लिया। तो ऐसा न करते हुए आप ट्राई क्या करना है, स्टार्ट विथ सैलेड। 1 वाटी या प्लेट सैलेड बना लीजिए, और सैलेड बड़ा अच्छा बनाइए, ऐसे दिखने में अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल। जब प्रेजेंटेबल होगा ना तो वो अपने आप आपको टेस्टी भी लगता है। तो ऐसे ही एक काकड़ी छिल के रख दिया और इधर गाजर छिल के रख दिया, वो खाने का ही मन नहीं, ऐसा लगता है कि दवाई खा रहा है। तो वैसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। ओके। तो बराबर उसको प्रेजेंटेबल बनाइए, उसमें कोथमीर डालिए, टोमेटोज डालिए, नींबू डालिए, थोड़ा सा इस तरह का उसको अच्छे से बनाइए। और खाना शुरू करने के पहले सिर्फ सैलेड ही लीजिए और ठीक से चबा कर खाइए। वो जितना आपने सैलेड लिया वो पूरा खत्म हो गया, अब खाना शुरू करिए। बीच में गैप की आवश्यकता नहीं है, बस सीक्वेंस, स्टार्ट विथ सैलेड। उससे एक फायदा ये होगा कि जो अब तक डिफिशियंसी है ना वो भरपूर पूरी होने लगेगी, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मिलने लगेंगे। दूसरा, जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि अभी सैलेड से आपका पेट तो आधा भर गया या थोड़ा बहुत भर गया, तो अपने आप क्वांटिटी जो है रिक्वायरमेंट ऑफ रोटी एंड राइस कम हो जाता है। दाल को ज्यादा रखिए, सब्जी को ज्यादा रखिए, तो ये छोटा सा प्रोपोर्शन चेंज। देखिए, हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट की तरफ जाएंगे वो होता नहीं कि 50 ग्राम यही लेना है, 100 ग्राम वही लेना है, तो वो प्रैक्टिकल बहुत बार ज्यादा दिन तक हम नहीं कर पाते। बट जनरल अगर आप ये थंब रूल्स के अकॉर्डिंगली जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आप डाइट को चेंज कर सकते हैं। इवन आप और एक चीज कर सकते हैं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को भी स्टार्ट विथ फ्रूट। आप पोहा ले रहे हैं, उपमा ले रहे हैं, जो भी नाश्ता आप ले रहे हैं, पहले फ्रूट एंड देन नाश्ता। दोपहर में पहले सैलड और फिर खाना। उसी तरह से इवनिंग डिनर की अगर हम बात करेंगे तो हो सके तो डिनर के पहले भी सैलड, और नहीं तो कम से कम सूप। अच्छा, सूप जब मैं कहता हूं तो वो पैकेट वाले मंचाओ सूप नहीं, या बाहर वाले सूप नहीं। ये घर पे बनाए हुए वेजिटेबल सूप। तो ये छोटा सा एडिशन, नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, और रात के खाने के पहले। और ये जो प्रपोर्शन चेंज जो मैंने आपको कहा, इतना हमें करना है। तो इतना करना आपको लगता है कि डिफिकल्ट है? डू यू थिंक दिस इज डिफिकल्ट, राइट? तो ये छोटा सा चेंज हम जब करेंगे तो यू विल सी द मतलब वंडर्स ऑफ दिस डाइट। तो सारी एनर्जी लेवल हो, प्रोटीन का जो इम्यूनिटी सिस्टम हो, बिल्डिंग ब्लॉक है, सारी चीजें मिलते हैं। और वेट का अगर हमारा ये होता है कि बहुत बार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, सारी चीजें धीरे धीरे बैलेंस होने की शुरुआत होती है, राइट। तो दिस वाज इट अबाउट पार्ट 2 ऑफ डाइट। एंड पार्ट 3 में जो हम देखने जा रहे हैं वो और इंटरेस्टिंग हो सकता है। उसमें हम वो बातें देखने वाले हैं जिसको आज तक हम डाइट समझकर मेजर शायद पार्ट हमने रखा था और वो डाइट के रूप में है ही नहीं। तो ऐसे क्या क्या है जो हमें बेसिकली अवॉइड करना है, और वो क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें हम थर्ड सेशन में समझेंगे। ठीक है, सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल दिस? ठीक है। सो ओमकार से सेशन को यहाँ पे रोकेंगे। तो ओमकार के लिए तैयार हो जाएं, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद कर लें।
गहरी सांस लें। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। धीरे से आंखें खोल दें।